क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। dy बाई डी एक्स है, दिखाई दे रहा है। तो वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, देखो अभी हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए हमें पता है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो सकता है। वेरिएबल्स को dy के साथ में dx के साथ में सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन उठा के एग्जाम में आएगा तब आपको नहीं पता होगा कि ये इस मेथड से करना है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो इसके लिए हमें ये टाइप इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर कट क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स है, और सबसे मेन चीज़ क्या, आप लोग इसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर सेपरेट कर सकते हो तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगा, वो वाला मेथड इस्तेमाल होगा। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। देखो ये राइट में चला गया, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स हो गया। अब इससे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाला टर्म और वाई क्यूब वाला टर्म सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये dy है तो वाई क्यूब को इधर लेके आएंगे, और देखो dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अगर मैं dx को इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या है, वाई क्यूब dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। अब ये उल्टा हो गया, dy के साथ में y चाहिए और dx के साथ में x चाहिए, तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/वाई क्यूब dy। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ना। हाँ सर। तो बस इंटीग्रेटिंग दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा y रेज टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन y रेज टू माइनस 2 बाय माइनस 2, मतलब -1/2y स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या बोल सकते हो, c1, क्योंकि इसको सेटल कराना है, सही तरीके से लिखना है तो c1 लिखा है, सबसे लास्ट में c आएगा। तो क्या करना है, इधर इसको इधर भेज देते हैं। सबसे पहले तो इसको इधर भी ले सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस 1/2y स्क्वायर इज इक्वल टू c1, फिर ये 2y स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस 1, या फिर ऐसे रखो, क्योंकि 2y स्क्वायर से इधर ले जाएंगे तो ये y स्क्वायर इधर आएगा, उसको कोई मतलब नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रखो इसको। ठीक है, उन्होंने y स्क्वायर को इधर लेके गए, लेकिन मुझे कोई चीज सही नहीं लगता। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है? हाँ, उन्होंने क्या किया है, ये इसको उन्होंने आंसर इस फॉर्म में लिया है, 2y स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x प्लस 1, और ये 2y स्क्वायर इधर चला जाएगा कि दोनों के डिनोमिनेटर बनने के बाद, तो 2y स्क्वायर c1 हो गया। अब उन्होंने 2c1y स्क्वायर लिखा है और 2c1 को c कंसिडर करके ये फाइनल आंसर लिखा है, ये इधर है। तो इतना फर्क तो आप खुद भी कर सकते हो, बोर्ड में आता है तो यहाँ तक भी लिख दिया तो भी काफ़ी है। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में दिए तो आपको ऑप्शन के लिए ये चीज़ देखनी पड़ेगी। करते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बघा, टू इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 2y dx मायनस 3dy इज इक्वल टू 0। बघा, ईच्या पावर मध्ये x प्लस 2y दोघांना वेगळे केले जाऊ शकतं, तो 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं e रेज टू x इंटू e रेज टू 2y dx इज इक्वल टू 3dy, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब dy के साथ में dy वाले टर्म्स और dx के साथ में dx वाले टर्म्स रखेंगे, तो 2 e रेज टू x dx, और ये भाई साहब इधर आके डिनोमिनेटर में जाएंगे और फिर न्यूमरेटर में लेंगे इसको, तो क्या बनेगा, e रेज टू माइनस 2y dy। e रेज टू 2y इधर आ गया इसके नीचे, और उसको ऊपर ले लिया तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
e रेस टू 2y डिवाइड हो गया इधर आके और उसको न्यूमरेटर में लिया। अब y के साथ में dy है, x के साथ में dx है, तो क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, इधर क्या हो जाएगा 3 e टू द पावर माइनस 2y का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2y और y को कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा और प्लस आएगा c1। ठीक है? हाँ, अब इसको सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं 2 टाइम्स e रेस टू x प्लस 3/2 e टू द पावर माइनस 2y इज इक्वल टू c1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स e रेस टू x प्लस 3 टाइम्स e रेस टू माइनस 2y, ये डिवाइडेड बाय 2 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c1। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 4 e रेस टू x 3 टाइम्स e रेस टू माइनस 2y इज इक्वल टू c। आप चाहो तो फिर से इसको डिनोमिनेटर में ले जाके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके कर सकते हो, ऑप्शन में क्या आंसर दिया उसके हिसाब से। ठीक है, उन्होंने भी यही तक रखा है इसको। क्लियर है? फिर dy by dx हाँ, dy by dx is equals to e to the power x plus y dy by dx is equal to e to the power x plus y हाँ plus x square into e की power y into e की power y। ठीक है। अगेन कोशिश यही रहेगी कि क्या वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ e रेस टू y दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी e रेस टू y को बाहर निकाला जा सकता है। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ dy by dx इसको मैं लिखूंगा e रेस टू x into e रेस टू y प्लस x स्क्वायर into e रेस टू y। अब इन दोनों में से मैंने क्या करना है? e की power minus 2y e रेस टू y को बाहर लेना है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचना है? e to the power x plus x square। अब क्योंकि ये दोनों भी x के टर्म्स हैं और ये y की टर्म है तो आप लोग इनको अलग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको लिखा dy इज इक्वल टू e रेस टू y e रेस टू x प्लस x स्क्वायर dx, ये dx इधर आ गया। अब y वाले टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन e रेस टू y dy इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस x स्क्वायर dx। ये ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? e टू पावर माइनस y dy इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस x स्क्वायर dx। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स और ऑन इंटीग्रेटिंग तो e टू पावर माइनस y बाय माइनस 1 y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलिए। तो e टू पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e टू पावर माइनस y डिवाइडेड बाय माइनस y। e टू पावर x का इंटीग्रेशन आएगा e टू पावर x, x का इंटीग्रेशन आएगा x³ बाय 3 और कांस्टेंट लेना है c1। अब आप क्या करेंगे? 3 नो मल्टीप्लाई इसको इधर ले आ सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, तो दैट इज e रेस टू x प्लस x³ बाय 3 प्लस e रेस टू माइनस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? 3 नो मल्टीप्लाई हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स e रेस टू x प्लस x³ प्लस 3 e रेस टू माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 c1 प्लस c1 और माइनस 3 c1 को आप बोल सकते हो c। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सर के कांस्टेंट ला राइट हैंड साइड ला क्या कंपलसरी ज्यादातर राइट हैंड साइड में लिखते हैं कांस्टेंट को, ऐसा कुछ नहीं है कहीं तो भी ऑप्शन में लिखते डिपेंड करना हैं। ज्यादातर रखते हैं क्योंकि जब आप इसको आगे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहोगे तो 0 आराम से 0 बनता है, कहीं पे भी रखोगे तो फर्क नहीं पड़ता। तभी आपको शेयर ठीक है, अभी बेटर फील कर रहा हूँ। ए इकडे बघा रे बेटा, हा ए मला एक सांगा, ह्या प्रश्नामध्ये बघा मी क्वेश्चन वाचतो काय म्हटलेले, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब तक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया था, आपको बस इतना बोला गया था कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है तब उसके अंदर अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसमें जो सॉल्यूशन हमें मिला वो जनरल सॉल्यूशन था
जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फर्क क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन में आपका आर्बिट्री कांस्टेंट ही होता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेता। अब जहां इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन तो निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको बोला गया है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। मतलब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उसमें x और y की ये वैल्यूज रखेंगे और उस c का वैल्यू निकालेंगे। वो जो c मिलता है आपको कांस्टेंट होता है ना। अब जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, उसके अंदर आपका सॉल्यूशन क्या आया था? फलाना प्लस ढिमकाना प्लस c। ठीक है, ये जो c रहता है, इस c का आपको अभी वैल्यू मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने लग जाऊंगा तो मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन वो सॉल्यूशन रहेगा जनरल सॉल्यूशन, जिसके अंदर x वाला टर्म रहेगा, y वाला रहेगा और c वाला टर्म रहेगा। अब हमें क्या करना होता है? वो जनरल सॉल्यूशन आने के बाद में हमारे आगे की स्टेप होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के बाद। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? उस जनरल सॉल्यूशन में x का वैल्यू उन्होंने दिया है 0 रखेंगे, y का वैल्यू जो है पाई रखेंगे और उसको कैलकुलेट करके जो c का वैल्यू आएगा वो उस जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। सांगा सर्वांना काय सांगितलं? व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना है बताइए। बात हो सर जनरल सॉल्यूशन वो पहले वाले इसमें ज़्यादा। जनरल सॉल्यूशन पहले वाले इसमें डालेंगे, मतलब क्या? हाँ रुद्र, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या पंडित? क्या सब्स्टिट्यूशन? कुछ भी कुछ भी मतलब। हाँ शास्त्री, शास्त्रीला मी प्रश्न विचारला, शास्त्री मला प्रश्न विचारला। हाँ पाटील, हाँ ओंकार, डोंट लाफ, I'm asking something to you. Don't worry Mr. Musti. सांग पटकन. Walk. बरोबर सांगितलं ना, शॉर्ट आन्सर सांगितलंय कारण तो नालायक आहे. त्याने सांगितलं याला सॉल्व करायचं आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. अरे मूर्खांनो, त्याला सॉल्व करायचं बघितलं आपण जनरल सोल्युशन काढतोय. जनरल सोल्युशन काढा आणि त्याच्यामध्ये एक्स वाय ची व्हॅल्यू ठेवा, ज्याच्यामुळे कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू भेटेल आणि ते तुमचं पर्टिक्युलर सोल्युशन असेल. ह्याच्यामध्ये ऍडिशनल काही करतोय का आपण जनरल सोल्युशनच काढतोय. कळतंय का? जनरल सोल्युशन काढून त्याच्यामध्ये फक्त जनरल सोल्युशन ज्यावेळेस आपण म्हणतो चला मी सॉल्व करतो याला. हो हा, हे बघा हे डिफरेंशियल इक्वेशन आहे 3e⁻x tan y dx is equals to -1 plus e⁻x secant square y dy. आता मी याला मुद्दाम इकडच्या साईडला पाठवलं कारण मला व्हेरिएबल्स सेपरेट करायचं. y वाला टर्म x वाला टर्म एका साईडला पाठवायचं, बरोबर आहे. मग आता इथे x वाली टर्म ही y वाली टर्म आहे, तर y वाली टर्मला मी इकडे पाठवतो आणि इकडच्या x वाल्या टर्मला मी इकडे पाठवतो. ठीक आहे. हा, ओम नरोडे आणि ओम वाघ दोघे एकमेकांना उठा आणि एक एक चापटा मारून टाका. हा 3e⁻x हा इकडे आहे ना डिनोमिनेटरला 1 plus e⁻x, बरोबर आहे. आणि हा जो आहे इकडं हा सेकंड स्क्वेअर y, हा इकडे dx असेल तसा, हा tan y इकडून डिवाइड होणार. हो मायनस x असेल तसा आणि इकडे dy झाले. व्हेरिएबल सेपरेट, व्हेरिएबल सेपरेट झाले दिसत आहे. x एका साइडला आणि y एका साइडला. आता परत मी याला लेफ्ट हँड साइडला घेऊन जातो. नाही भी नेलं तरी आता इंटिग्रेट करून आता इंटिग्रेट करू शकता, लेफ्टला नेऊन पण करू शकता. आताच करा ना. अभी भी कर सकते, लेफ्ट ले आके भी कर सकते. ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है. हाँ, 3 को साइड में हटा दीजिए. हाँ सर. तो 1 plus e⁻x का डेरिवेटिव ऊपर है. ln प्लस तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log of 1 plus e⁻x. सर रेस टू पावर 3
इंटू 3 हा तसं हे कॉन्स्टंट इधर आहे. हे ऋतू सारखे पोरं लक्ष देत नाही बरं का, पुन्हा यांना विचारत येत नाही. तू लक्ष द्यायला पाहिजे. आता कोणतं महत्वाचं लिहितोय तू काय? एक तर तू टोपी काढ, ती हिमेश रेशमेवाला फिलच मला घालवत नाही. दर 2 मिनिटात टोपीला मुडपी करतोय. हा, आले आता इनफ केस की काही वाटलं नाही असं. आई तू शांत राह. तुम्हाला काही बोलून करू का हवं. हे याचा आलं इंटिग्रेशन. हे tan y चं डेरिव्हेटिव्ह करेल मायनस लॉग मॉड tan y आणि प्लस लॉग c. बरोबर है. प्लस ए मूर्खा लॉग सी, कांस्टेंट लॉग सी लेना है. नहीं लेते हो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सुट आने के लिए लॉग सी लेना पड़ेगा. मतलब आप ऐसे भी सी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको दिक्कत होगी. हाँ सर. मतलब जनरल जो बस नहीं ऐसा कुछ भी मत बोलो. महत्वाचं काय आहे माहिती आहे याच्यामध्ये की तुम्हाला आन्सरच्या फॉर्मॅट दिलेला असेल, त्या फॉर्मॅट मध्ये जर पाहिजे असेल तर बाकी दो लॉग मध्ये कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हो ना. कांस्टेंट का नंबर होता है. आप बीच में बोलना. कांस्टेंट का नंबर होता है, आप कुछ भी ले सकते हो. लॉग सी ले लो. आप लेने का फायदा क्या है वो आपको समझेगा आगे आगे आके. आता मला तुम्ही सांगा, आता हे विचार निगेटिव्ह याला इकडे आणलं, हे पॉझिटिव्ह बरोबर, आणि याला याच्या पॉवर वरती घेऊन जाऊ तर लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स चा पॉवर 3 मॉडच्या अंदर प्लस लॉग ऑफ मॉड tan y बरोबर, आणि याला पण लॉग ऑफ मॉड c लिहून टाकूया. बरोबर. आता हे जे आहे ना, हा हे जे आहे ह्याला आपण म्हणतो जनरल सोल्युशन फॉर द गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन. हे जनरल सोल्युशन आहे जे आपण मागच्या क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये असे 10 क्वेश्चन सोडवले की सॉल्विंग गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन. बरोबर. हे आहे जनरल सोल्युशन. म्हणजे याच्यामध्ये सी ला कोणती पर्टिक्युलर व्हॅल्यू दिलेली असती का? नाही. कशी देणार? देण्यासाठी तुम्हाला एक्स आणि वाय काहीतरी माहिती पाहिजे ना. तर इथपर्यंत सोडवणं म्हणजे सॉल्विंग गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, म्हणजे जनरल सोल्युशन काढणं. जनरल. पर्टिक्युलर कधी येणार? जेव्हा सी ची काहीतरी व्हॅल्यू असेल. कळतंय का? यस सर. मग आता सी ची व्हॅल्यू आता इथपर्यंत केलं की जनरल सोल्युशन झालं. आता पर्टिक्युलर सोल्युशन काढण्यासाठी पुढची वाटचाल आपली राहील. मग आपण काय करणार? पुट x = 0 आणि y = 5. लॉग से कौन डिवाइड करता है? मैंने आज तक मेरी पूरी जिंदगी में लॉग से डिवाइड नहीं किया है. कैंसल होता है. कॅन्सल म्हणताय त्याला. अरे बाबा डिवाइड नहीं होता लॉग से. अँटी लॉग घेत असतात. देखो ये बात ध्यान में रखो, लॉग से कभी डिवाइड नहीं किया जाता. ठीक है. मुझे ऐसे लॉग किसी कैंसिल का- नहीं होता. लॉग को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो. ठीक है. हाँ सर. हाँ. और ये क्यों आपके दिमाग में आ रहा है लॉग से डिवाइड करने तीनों का? जगह लॉग करते तो तीनों जगह लॉग का है. लॉग कांस्टेंट लॉग को कैंसिल हमने खुद करेंगे. लिया है ना. और याद रखना, जब log m = log n होता है तो m = n लिखा जाता है. प्रॉपर्टी. log अपने आप हट जाता है. ठीक है. हाँ. तो ऐसे कैंसिल करने का ऐसे मत बोलते जाओ. हाँ. तो अभी क्या करना है आपने को पर्टिक्युलर सोल्यूशन. मला एक सांगा, मला मी महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. पर्टिक्युलर सोल्युशन काढणं म्हणजे कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढणं. कळतंय का? हां. पानची बी व्हॅल्यू नाही ठेवायची. याला थोडं सिम्प्लिफाय करा. log m + log n काय असतं? या मैं. log mn असतं. बरोबर. मग याला तुम्ही काय लिहू शकता? log of mod 1 + e⁻³ into tan y आणि e = काय? log mod c. आता दोन्हीकडे log आहे. मग तुम्ही काय लिहू शकता? log m = log n. what this implies? this implies 1 + e⁻³ into tan y is c. आता जर इथं log नसतं लावलेलं तर तुम्ही जर नुसतं c घेतलं असतं तर तुम्हाला this is equal to e⁻c लिहावं लागेल. e⁻c. कळतंय का? काही जणांची लिहिण्याची केवल आणि धडपड चालू आहे. काही जणांचं लिहून झालेलं आहे ना. पुन्हा गप्पा आणायचे असतात ना त्याच्यामुळं. हे आलं आपलं जनरल सोल्युशन. सो दिस इज द जनरल सोल्युशन. मी वाटलं तर लिहितो इथं. दिस इज जनरल सॉल्यूशन. जनरल सोल्युशन फॉर गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन. हे तुम्ही फरक लक्षात ठेवा बरं का. पेपरमध्ये तुम्हाला जो प्रश्न विचारला जाणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळलं पाहिजे. तुम्हाला जनरल सोल्युशन काढायला सांगितले म्हणजे तुमच्या सोल्युशन मध्ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट प्रेझेंट असणार आहे.
ज्यावेळेस तुम्हाला पर्टिक्युलर सोल्युशन काढायला लावते त्यावेळेस तुम्हाला एक्स आणि वायची व्हॅल्यू दिलेली असते. नाव पर्टिक्युलर सोल्युशनसाठी काय करणार, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 आणि y इज इक्वल्स टू पाय इन इक्वेशन 1. याला 1 म्हणा या जनरल सोल्युशन. इन इक्वेशन 1 मध्ये x ची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर काय होईल, 1 प्लस e रेस टू 0 चा पॉवर काय 3 इनटू tan पाय इज इक्वल्स टू काय c. बरं आता ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर तुम्हाला c ची व्हॅल्यू भेटत असते, हे लक्षात ठेवा. ह्या व्हॅल्यूज मुळे काय होते, जनरल सोल्युशन मध्ये तुम्ही ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्यावर तुम्हाला कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू भेटत असते. मग आता e रेस टू 0 1 येते, 2 चा पॉवर 3 8 येते, पण tan पाय काय आहे 0. म्हणून 8 into 0 काय होणार आहे 0. c ची व्हॅल्यू काय आली 0. आणि देयरफॉर मग ही जी c ची व्हॅल्यू आलेली आहे याला तुम्ही इक्वेशन 2 म्हणा. आणि देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 पर्टिक्युलर सोल्युशन satisfying the given condition. particular solution of given differential equation is 1 plus e raised to x whole cube into tan y is equal to 0. पर्टिक्युलर सोल्युशन लिहिताना काय करणार, फक्त c ची जी व्हॅल्यू काढलेली ती तिथे लिहून ठेवणार. c ची व्हॅल्यू काढली 0, ती व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकली, हे झालं तुमचं पर्टिक्युलर सोल्युशन. काय फरक दिसतोय तुम्हाला जनरल सोल्युशन पर्टिक्युलर सोल्युशन मध्ये. दिस इज द जनरल सोल्युशन. RHS 0 आहे. या डेव्हलप काही बोलू नये. C equal to 0 आला. C equals to 0 तरी या डेव्हलप बोला. व्हेरिएबल नाही आहे. त्याच्यात कॉन्स्टंट नाही आहे. लय काय बोलला बरं तुम्ही. पण 0 काय आहे? सर त्याच्यात कॉन्स्टंट नाही, आर्बिटरी कॉन्स्टंट नाही आहे. लक्षात घ्या, आता हे. जनरल सोल्युशन मध्ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट प्रेझेंट आहे हा. आणि पर्टिक्युलर सोल्युशन मध्ये त्या आर्बिट्ररी कॉन्स्टंटची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. इथे इन्फायनाइट केसेस आहेत ना, इथं कॉन्स्टंट काही बी येऊ शकते ना. इथं तुम्ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू घेतली आणि ती व्हॅल्यू कोणाला अनुसरून घेतली, एक्स आणि वाय ची काहीतरी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू घेतली, त्याच्यामुळे तुम्हाला कॉन्स्टंटची काहीतरी व्हॅल्यू भेटली. कळतंय का? मग जनरल सोल्युशन मध्ये तुमचा आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट असतो प्रेझेंट आणि पर्टिक्युलर सोल्युशन मध्ये एक्स आणि वाय ची काहीतरी व्हॅल्यू घेऊन तुम्ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू पर्टिक्युलर काढली असती, म्हणून याला म्हणतात पर्टिक्युलर सोल्युशन. मग आता क्वेश्चन नंबर 3 आणि क्वेश्चन नंबर 2 दोन्ही सेमच क्वेश्चन आहे, ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल सेपरेबल मेथड वापरूनच तुम्हाला काय करायचंय, सॉल्व करायचंय. फक्त फरक काय आहे की तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये पर्टिक्युलर सोल्युशन काढायचंय. म्हणजे जे क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये केलेले तेच करायचं, फक्त शेवटी x आणि y ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आणि ती x आणि y ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यावर तुम्हाला c ची व्हॅल्यू भेटणार. ती c ची व्हॅल्यू जनरल सोल्युशन मध्ये c च्या जागेवर ठेवायची, म्हणजे तुम्हाला पर्टिक्युलर सोल्युशन. आणखी एक एक्झाम्पल मी सोडवतो आणि बाकीचे तुम्हाला होमवर्क करायचं. तुम्ही सांग कोणतं सोडवायचं. हे जनरल टेंडन्सी बरं का, ह्युमन टेंडन्सी. शेवटचं सांगा, शेवटचं सहसा अवघड असते. फोर्थ सर तर लास्ट में कहीं एक मनुष्य ने फोर्थ की डिमांड की है. तो फोर्थ, हाँ, तो फोर्थ है e रेस टू y प्लस 1 cos x प्लस e रेस टू y sin x dy by dx is equal to 0 where x is equal to pi by 6 and y is equal to 0. हे हा तुम्हाला काय करायचं रे, पर्टिक्युलर सोल्युशन काढायचंय. तुम्हाला x आणि y ची व्हॅल्यू दिली की नाही, हो. सगळ्यात पहिले काय करणार तुम्ही, जनरल सोल्युशन काढणार. बरोबर आहे, जनरल सोल्युशन काढणार. कसं, व्हेरिएबल सेपरेट करून. तर इथं तुम्हाला काय दिसते रे, e रेस टू y प्लस 1 cos x. हा, मग याला मी काय करतो, इकडे घेऊन जातो. e रेस टू y प्लस 1 इंटू cos x इज इक्वल टू मायनस e रेस टू y sin x dy by dx. हा, ठीक आहे. हा, चला. तर मग आता हे dx डिनॉमिनेटरला याला इकडे नेणे, म्हणजे x च्या सगळ्या टर्म्स इकडे घेऊन जाऊ, कारण dx इकडे घेऊन जाणे, y च्या टर्म इकडे घेऊन. कळते का हे? दिख नहीं रहा क्या? dx आणि dy न्यूमरेटरला असतं ना, dy ऑलरेडी न्यूमरेटरला आहे, dx ला इकडे घेऊन जायचंय. मग x च्या सगळ्या टर्म्स इकडे घेऊन जाऊत ना आणि y च्या टर्म्स इकडे. हे cos x आहे, cos x हा sin x इकडे डिवाइड होणार आणि हा dx इकडे येणार. राइट हँड साइडला मायनस e रेस टू y डिवाइडेड बाय हा इकडे येणार e रेस टू y प्लस 1 आणि हा dy. कोसे काय कोसे? कोसेची आठवण आली.
कोसे पूरा तो यार कर मिल पाए माइनस लॉग ऑफ ए ए cot dx. हां लॉग साइन Cot. sin x x हां cot x कोसेक म्हणला तर हां माइनस cot x dx आणि इकडे काय इकडे आहे ती ए इंटीग्रेटिंग का इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है और ये क्या है मायनस log of mod sin x काही बोलतो रे बरोबर आहे सर त्याचं मायनस लॉग ऑफ कोसेक ते वरती जाऊन पॉवर मायनस डिनॉमिनेटर मध्ये जाऊन साइनच बनल ना sin का डेरिवेटिव सीधे सीधे ऊपर है ना हां तो log of mod sin x आएगा ना सिर्फ log of sin x आएगा सिर्फ नाही तो पण बोलला ते बरोबर आहे असं सांगतो आम्ही क्या बोलो मायनस लॉग ऑफ कोसेक x हे मायनस मायनस log of cos x so असं बोललो तू हां मग एवढं बॅन आणि काय कशामुळे तेच पाठ करेल सर कळली अरे म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ cot x सरळ सरळ log of mod sin x माहिती आहे आपल्याला जबरदस्तीचा सर ते साइन एक्स लगेच लक्ष देऊन नाही पण कोसेक लक्ष देत नाही म्हणून ते पाठ केलं सर ऐकून सो ना त्याला ह्याचं असं आहे की ते तसं काहीच म्हणलं नव्हतं ते तिसरंच काहीतरी बघा बोलून वाचून घेतलं हे काय तरी log of mod sin x याचं इंटिग्रेशन बरोबर इकडे काय ना मायनस log Minus 1 mod of e raised to y plus 1 plus c plus log c log c. हाँ ये इधर आ जाएगा तो आपको मिलेगा log of mod sin x plus log of mod e raised to y plus 1 is equals to log c तो बेटा आपके पास log n plus log n है तो आप लिखेंगे log of mod sin x into e raised to y plus 1 is equals to log c तो क्या मिल रहा है आपको जनरल सॉल्यूशन sin x into e raised to y plus 1 is equals to c ये आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा बेटा और जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर कैसे बनाएंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फॉर x एंड y तो पुट x is equals to इसको 1 बोलेंगे पुट x is equals to पाई बाय pi by 6 and y is equals to 0 0 तो क्या मिलेगा आपको sin pi by 6 x की जगह रखा into e raised to 0 plus 1 is equals रूट to 3 तो ये कितना आता है रूट 3/2 अरे 30 में sin 1 pi by by 2 क्या 2 होता है 1 by 2 होता है ना 1 1 by 2 into ये 1 plus 1 2 2 C1 तो C का वैल्यू आएगा 1 अब ये जो C का वैल्यू आया है इसको जनरल सॉल्यूशन में रखिए तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा sin x into e raised to y plus 1 is equals to 1 this is the particular solution for given differential equation तो ये बेटा अच्छे से समझ लो आप लोग कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और जो कुछ भी आपको x और y की वैल्यूज दी है वो उसके अंदर रखें कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के जनरल सॉल्यूशन में रखना है तो पर्टिकुलर ए मूर्ख तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक है तो अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 के वो आप करेंगे और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज खत्म होता है नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको अभी हम देखेंगे इसमें से कुछ लिखना है आपको लिख लो जल्दी लिख लो हाँ हे बघा चित्तावरून बादल परीक्षा करायची आहे हो चित्तावरून बादल परीक्षा करायची आहे ए मातोळी एक क्वेश्चन समजून घ्यायचं बाकी करायची आलं लक्षात बघा काय म्हटले रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस टू द व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अँड हेन्स सॉल्व प्रश्न आहे बघा क्वेश्चन दी तुम्ही dy by dx क्वेश्चन नंबर काय आहे 4 एक्सरसाइज 6.3 हां 2 3 ना 3 3 आहे का 3 आहे 3 3 पहिली ती 6.3 एवढं नाही सांगायचं 6.3 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 1 हां श्रवण dy by dx is equals to काय cos of x plus y बघा प्रश्न किती छान विचारलाय हो सर reduce the given differential equation to variable separable form reduce कीजिए बोल रहे हैं जनरल इक्वेशन काय आहे? अभी बात ही नहीं करने देगा इसको रिड्यूस करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है ताकि हम इसको वेरिएबल को सेपरेट कर सके क्या कोई माइका लाल प्रेजेंट है इस क्लास में अभी जो इसको सेपरेट करके दिखाए No, sir. हो सकता है कि सेपरेट
x और y सेपरेट हो सकते हैं क्या? cos x plus cos y झालं तर सेपरेट ये कुछ बेकार बच्चे हैं क्लास में बैठे हुए जो बोल रहे हैं cos x plus cos y लिखे इसको। सर cos of a plus b का फॉर्मूला लगेगा। नहीं हो सकता है। cos of a plus b भी आप लगाएंगे तो भी नहीं x और d x और y की टर्म्स को dx और dy के साथ में सेपरेट नहीं किया जा सकता। Cos x plus इसीलिए क्वेश्चन बना है कि इसको रिड्यूस कीजिए, इसको ऐसे, इसको इस तरीके से रिड्यूस कीजिए ताकि आप इसको सेपरेट कर सके। देखो मेथड तो अभी भी वही इस्तेमाल करना है, कौन सा वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करने का, लेकिन फिलहाल हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस सिचुएशन में नहीं है कि उसको हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सके। तो हमें उसको उस सिचुएशन में लाना है, उसको रिड्यूस करना है ताकि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सके। कहते हैं क्या सत्य सिचुएशन आएगा आपके जवळ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सेपरेट करते हैं। कहते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में लाएंगे ताकि हम पहले जैसा सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सके। फिर किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है ये समझना सबसे जरूरी है। जो अटकाव होता है, जैसे cos के अंदर कौन फंसा हुआ है, x plus y फंसा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन इसकी जगह पर आएगा कि जिसकी वजह से सेपरेशन करने में दिक्कत आ रही है उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, रुद्र ऊट रुद्र x plus y इक्वल टू u सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अभी जनरल नोटेशन है, u का इस्तेमाल करो, किसी को लगता है कुछ और करना है कर लो। ठीक है, जनरल नोटेशन से समझने में आसानी जाती है। तो x plus y इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया, u। अब देखो हो क्या रहा था, क्योंकि x plus y ये दोनों भी cos के अंदर जा चुके हैं तो dy और dx के साथ में उनको लेके जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम dy by dx को ही बदलने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो dy by dx को बदलना है, मतलब ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ताकि dy by dx कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ du by dx। आ रही बात समझ में? यस आ रही बात समझ में? यस हाँ, तो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 plus dy by dx 1, y का डेरिवेटिव by dx du by dx du by dx तो dy by dx equals to dy by dx ठीक है, du minus 1 ना। by ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब देखो, अब dy by dx का रिप्लेसमेंट तो आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ du by dx, यस और x plus y का रिप्लेसमेंट आपको मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ u। u u तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। अब ये जो आपने हरकत की है, इस हरकत का अंजाम क्या होगा मार्केट में, ठीक है, यही हमें देखना है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इससे आपका गिवन इक्वेशन कैसा दिखने वाला है। सो हम बोल सकते हैं इसको 1 ना, इसको बोल सकते हैं 2 ना, इसको बोल सकते हैं 3 ना। तो फ्रॉम 1 ना 2 ना 3 ना, फ्रॉम 1 2 3 1 ना 2 ना 3 ना, व्हाट वी गेट, dy by dx की जगह पर आप लोग लग सकते हो du by dx -1 -1। equal ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू cos u, u। x plus y को आपने लिखा cos u। ठीक है, क्या आप सेपरेशन पॉसिबल है इसके बारे में यस सोचना? सर। क्या सेपरेशन पॉसिबल है, 1 को उधर भेज दीजिए, क्या मिलेगा, du by dx इज इक्वल्स टू 1 plus cos u। इंटीग्रेट लगेच करू करा ना, काय नाही का ए 1 plus cos u आहे, बरोबर आहे। यस आता dx ला आता आपल्याला काय पाहिजे, du सोबत पाहिजे, बरोबर आहे। मग dx ला इकडे पाठवा, 1 plus cos u इकडे पाठवा, 1 plus cos u du is equals to dx dx 1 plus बरोबर आहे। इंटीग्रेट करा हां, नहीं 1 plus cos theta, पहला 2 cos स्क्वायर लिया 2 और 2 cos square theta by 2 और अंदर मग हाँ, तो 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला बहुत से लोगों को पता नहीं है। 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 2 cos cos square थीटा by 2, 1 minus cos थीटा का होता है 2 sin square थीटा by 2। तो 1 plus cos u बनेगा हमारे लिए, डायरेक्ट न्यूमरेटर यार ये शांत बस ना यार, तुम काय कसं रे 2 cos square u by 2 बरोबर, du is equals to dux, is equals to dux, this is a dux is equals to this is the du। so अब ये y तो ऊपर आएंगे तो क्या होगा, 1 by 2 secant square u by 2 du is equals to dux।
ठीक है। हाँ, तो cos ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि सेकंड स्क्वायर x का इंडिकेशन आता है tan x, यस सर आता है कि नहीं, आता है सर है ना, कारण tan x से डेल तो सेकंड स्क्वायर x, तो सेकंड स्क्वायर x का इंडिकेशन क्या आएगा, tan x। हाँ हाँ ए, तो इसको इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा tan 1/2 और u का कोएफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। म्हणजे 1 उससे डिवाइड म्हणजे 2 येईल ना फक्त. ये उसको इग्नोर बराबर आहे, बराबर आहे. अरे, कंटिन्यू सर. फिर क्या आएगा x कंटिन्यू x प्लस c1, हां तो ये कैंसिल हो रहा है, tan u ठीक है। तो क्या आएगा आपका tan u/2 इज इक्वल टू x प्लस c1। अब क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था y और x में, तो जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो भी y और x में चाहिए। तो अब आपके पास जो u दिख रहा है आपको, u को आप कन्वर्ट करेंगे, u को लिखेंगे आगे x प्लस y के फॉर्म में। तो देयरफॉर tan ऑफ x प्लस y/2, इसको c1 लिखने को फायदा नहीं, कोई चेंज होने वाला नहीं है। सर म्हणजे याला म्हणजे करून काय फायदा झाला, परत एक tan of x So plus this is the general solution. This is general solution. हमें हाँ लिखा बोलेगी बल्कि करना हो नहीं बोले लोगों को। This is general solution. बरोबर है? आता बोल. त्याला रिड्यूस करू पण काय फायदा, tan of x plus y, तर जर आपल्याला त्याचं सोल्युशन काढायचं डिफरन्शियल इक्वेशन, तरी पण मध्ये x plus y सेपरेट नाही होऊ शकत ना. ते dy/dx गायब झालं, तेच तर करायचं होतं आपल्याला. नहीं काय सेपरेट नहीं होऊ शकत. tan of x plus y/2 झालं ना ते. हाँ. मग त्याचं आपल्याला जर याचं डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन काढायचं, मग काय विचारते? अरे रिड्यूस ऐकून घे रत्ताळ्या. मला सांग dy/dx इक्वल टू cos of x plus y दिलेले. इथं सेपरेट करता येते का? नाही. इथं सेपरेशन पाहिजे ना. हाँ. विदाउट वेरिएबल सेपरेशन वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट इट। हाँ. हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ. तो क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन में दिक्कत है इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन किया। बाद में सॉल्यूशन में ये इसके अंदर जाके बैठे नहीं तो और अंदर जा दोस्त क्या लिखते थे। सही समजलं बा. याचं सोल्युशन बी लिहिता येणार ना. किसको? याचं सोल्युशन किसका इसका सॉल्यूशन? नहीं. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है का? नहीं है. इसको तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। हाँ. समझ रहे हो? समझ. अलग दुनिया में चले गए आप। ऐसा अक्सर होता है आपके साथ। थोड़ा समझ जाइए, समय रहते बच्चे लिखो इसको। हे कळलं का तुम्हाला? मग आता जे बाकी उरलेले प्रश्न ते तुम्ही ट्राय करणार का? अजून एक चलिए और एक करते हैं। चलिए बताइए कौन सा किया जाए इसमें से? दोन नंबरचा सर बाकी ये नालायक लास्ट वालाच म्हणते बाकी याला बघत भी नाही बघ क्वेश्चन भी नहीं है। नरवणे इज एंजॉयिंग फ्रॉम बाल्कनी। सर सेकंड नंबर सगळ्यात नाही लागणार सर तुम्हाला. चलिए लाज वाटते का तुला? नाही वाटून देऊ दे थोडीशी। नाही सर सॉल्व होणार नाही ते गॅरंटी. का बरं सॉल्व होणार नाही? अरे तुम्ही कसे रे? अरे तुम्ही तुमच्या मेंदूचा वापरच नाही करणार म्हणलं असं कसं जमणार रे? हा? वापर करायला पाहिजे डोक्याचा कोणत्या तरी क्षणी. चला सांगा हा. सर नंबरचं पण सोपंच आहे मग. चला लास्ट लास्ट उलट सोपं आहे माहिती का? सर चौथं सॉल्व करा. चौथं चौथं घ्या. कॉस्ट सगळे सोपे रे काही नाही तीच मेथड आहे. तर उद्या करतो सर उद्या सॉल्व अरे ते सोपं आहे पाच खरं सांगितलं. आता मजा करत होतो खरंच. बरं घेऊ पाच पण घेऊ. मला कमी सगळे घेऊ. पाचवं पण घ्या. सगळे घेऊयात मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. सगळे घेऊ सगळे. मला वाटतं काहीतरी 2-3 स्वतः ट्राय करतील कुठेतरी डोकं लावतील. सर उद्या घ्या ना मग. अरे मला घेणंच आहे. ते माहिती ना. तुम्ही नाही सॉल्व केलं तर घेणंच आहे. पण मला असं वाटतं मग तेवढंच नाही तुम्हाला माझी थोडी एक्साइटमेंट राहील. काही नाही. हिमेश प्लीज सिट प्रॉपरली. चला सांगा मला कोण अटकलेले रे? x - 2y. बरोबर आहे. सबस्टिट्यूशन करणार x - 2y च्या जागेवर x - 2y is equal to u.
differentiating with respect to अक्ष. Why अक्ष? Because we have to replace the dy by अक्ष. Yes. That's why अक्ष. Yes, sir. So इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 minus 2 dy by dx is equal to du by बरं dx. झालं सर ते सॉल्व करायचं हाँ? झालं सॉल्व हाँ. तो x minus 2y की जगह क्या आएगा? Therefore cos square u is equal to 1 minus 2 times dy by dx की जगह क्या आएगा? Dt's, इधर Dt's बोल सकते हो. क्या? Dt's. 1 minus du by dx आणि 1 by 2 बाहर और is equal to dy by dx. देखो बारी का उसका ही लोग बोल रहे हैं. dy by dx इधर आएगा, ये इधर आएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. dy by dx को मैंने इन टर्म्स में dy by dx हो सर काय केलं तुम्ही आपल्याला ते लिहायचं होतं बरोबर लिहिलंय खाली तुम्ही घोळ केला पुरा Sir, तेच वरती व्हॅल्यू तशी तशी दिलेली dy by dx लिहिलंय ओ ये तो है. सही तो बोला है उसने. हा सर हमें रोज नहीं किया वो ऐसे आप जो आदमी हमेशा बेकार बोलने की जिसको आदत है उसको वो कौन भरोसा करेगी, है ना? वैसे भी वो आप ही का दोस्त है तो हाँ. ए ये डायरेक्ट आ गया ना, हा सर खत्म है फिर. cos square u is equal to du by dx. बघा तुम्हाला लाल वाटलं पाहिजे की सिंपल झाली. झालं सर नका सॉल्व सर पुसत डायरेक्ट पाचू सुरू अरे सर खरं पुसलं. काय म्हणा नशिबाली की तुम्ही जॉइन लईच करतो ना सर. तुम्हाला ते मागून बोला 2x minus 2y plus 3 dx x minus y plus 1 dy 0 आता इथं बघा इथं तुम्हाला सबस्टिट्यूशन पण करायचे, सोल्युशन पण काढायचे, पर्टिक्युलर सोल्युशन काढायचे. कारण x आणि y ची व्हॅल्यू दिली आहे. x is equal to 0 and y is equal to 1. कळते का? आहे लक्षात येते का? म्हणजे इथं तुम्हाला इथं सीधा सरळ एखादी सेपरेट x minus y by हा? x minus y equal to u सेपरेट होतंय का? सेपरेट सर x minus y equal to u जर ठेवलं संपला विषय म्हणून x minus y u ठेवायचे, पण सेपरेट होत नाही तुझ्या माहितीसाठी. असं वर दिसताना दिसतोय सेपरेट. 2 dy dx होतं. तर काय करायचं? इथं कॉमन घ्यायचं त्याच्यामध्ये 2 कॉमन घ्या. x minus y 3 by 2 plus 3 3 by 2 ना सर हा 3 by 2 3 by 2 का या दोघांमधून घेतलं ना मी. मला वाटलं ब्रॅकेट मधून वाटण्याचा इथं संबंध नाही. सरळ ढळ संबंध दिसत दिसत नव्हतं सर काही ब्रॅकेट ढळ दिसत आहे नाही. ना ढळ देता असं वाटत संबंध नाही. सर ढळ दिसतच नव्हतं ढळ देता असं वाटत संबंध नाही. x minus y plus 1 dy. Oh, dx now what we have to put there? X minus u. टोपीलाच नटू राहिला नुसता. आवाज धरून त्या टोपीलाच नटायला आहे. इतकं असं बारीक करते बरं का, असं फक्त डोळे दिसून असं करून बघायला. Put x minus y is equal to u. Now differentiating this with respect to x, this ducks will go towards right hand side. ducks इधर जाएगा तो dy by ducks आ जाएगा. हाँ, तो is equal to du by dx. तो dy by dx के रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? That is 1 minus du by dx is nothing but dy by dx. हाँ बेटा, तो क्या हो जाएगा इधर आपके पास 2 times u plus 3. Oh, which is equal to u plus 1 into ये जो x है इधर आएगा. dy by dx के यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 1 minus ठीक है. तो 2u plus 3 is equals to divided by u plus 1. Oh, 1 minus du by dx. तो du by dx को इधर भेज दिया. is equals to 1 minus 2u plus 3 divided by u plus 1. तो ये हो जाएगा u plus 1 minus 2u minus 3
डिवाइडेड बाई यू प्लस 1, तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा रे माइनस यू माइनस टू डिवाइडेड बाई यू प्लस 1, यू माइनस टू यू माइनस यू 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है. मायनस ऑफ यू. काय करेल मोबाईल मध्ये काय ते दुसरं करेल ना. नहीं नहीं हां घाबरली का मग. हां हां ए आता काय? आता डी यू बाय डी एक्स हां हे अख्खच्या अख्खं काय आहे यू आहे ना. मग हे इकडे काय बोलतोय मूर्खा यू प्लस 1 डिवायडेड बाय यू प्लस 2 मायनस कॉमन काढलं बरं की मी. सर ते एकदम वर सांगा ना डिफरन्शिएट केल्यानंतर व्हॅल्यू कशी केली तर. कोणतं याला डिफरन्शिएट केलं. हां मी इथं काय केलं dy बाय dx च्या जागेवरती dy बाय dx इन टर्म्स ऑफ du बाय dx लिहिलं. डायरेक्टली टाकू का हां काय जे अरे dy बाय dx ला इकडे पाठवलं du बाय dx ला dy बाय dx ची व्हॅल्यू काढली. आता सबस्टिट्यूशन कसं केलं तर हा dx इकडे आला dy बाय dx झाला. नाही ते काढ फक्त थोडं हे झालं समजलं. झालं हे कळलं. डीयू आहे त्याच्यासोबत. इथं या दोघांमधून निगेटिव्ह कॉमन निघाला बरोबर आहे. हा डिवाइड इकडे जाऊन न्यूमरेटरला आला आणि ह्या डिनॉमिनेटरला गेला आणि इकडे काय उरणार डीयू आणि हे dx इकडे आलं इकडे माइनस 1 होतं. कळतंय का. आता इंटिग्रेट करेंगे बोथ साइड. इसका कुछ काम है क्या. नाही लिहायचं ना सर ते पहिलं लिहायचं. इकडे होतं सर. सर वो कोड भी दे अरे ये बावलों को दिखेगा नहीं मैं जो घर से देख रहे हो. हाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा. तो क्या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है नहीं उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. करते हैं ना ऐसे एग्जांपल हम लोग इंटीग्रेशन प्लस 1 माइनस 1 प्लस आप ऊपर वालों को क्या लिखेंगे हम लोग u प्लस 2 लिखेंगे और माइनस 1 कर देंगे. तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर इधर u प्लस 2 और इधर u प्लस 2 और ये du और ये माइनस डक से. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 का इंटीग्रेशन आएगा u और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड u प्लस 2, ठीक है. और इधर आएगा आपके पास माइनस x एक्स plus प्लस सी. लेकिन u क्या था आपका x माइनस X minus y. y. तो x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2, ठीक है. तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1. तो x की वैल्यू 0 रखी y की वैल्यू रखी माइनस 1 माइनस x की वैल्यू 0 माइनस 1 1 log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 इक्वल्स टू माइनस x का वैल्यू 0 प्लस c. तो ये log 1 0 है c का वैल्यू आ गया माइनस 1 c का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे. तो सॉल्यूशन क्या आ गया आपका x माइनस y लॉग ऑफ माइनस x log minus of y x माइनस y प्लस प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1 c का वैल्यू माइनस 1, ठीक है. हाँ सर. तो x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस y माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस y प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू. देख लो ये सॉल्यूशन तर म्हणजे बिल्कुल सही आहे हमारा सॉल्यूशन. ठीक आहे. हां काय म्हणजे चौथा क्वेश्चन हा सांगतो की जर व्हेरिएबल सेपरेट नसेल होत तर रेडियस का मग यस. सर सरळ सरळ हेच ना प्रॉब्लेम. फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि आप अगर आपके वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है और आप dy और df को वेरिएबल के साथ में सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कीजिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम अनदर वेरिएबल. दूसरे वेरिएबल को सेपरेट कर दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके आप फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कीजिए. बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं नहीं लेने वाला कल आप लोगों को करने हैं और आप लोग डाउट पूछेंगे जहाँ पर आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है. और कल की क्लास का टाइमिंग फाइनल टाइमिंग में ग्रुप पे डाल दूंगा. हाँ इन लोगों के साथ डिस्कस करके ग्रुप पे डाल दूंगा 11 वालों का क्या रखना है, ठीक है. चलिए कल मिलते हैं फिर.